जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, ये 2024 में 2 जनों को दिया जाएगा। कितने जनों को? 2 जनों को। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है गैरी रबकुन। ठीक है, तो इन 2 जनों को मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रबकुन, ये दोनों कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका देश के वैज्ञानिक हैं। और इन दोनों को संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2024 का। इनको क्यों दिया जाएगा ये भी याद रखना। तो इनने माइक्रो आरएनए की खोज करी थी, इसी खोज के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, स्वीडन की एक संस्था। इस संस्था के द्वारा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दी, मतलब इतनी राशि दी जाती है। डॉलर में हम बात करें तो लगभग 10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। और यदि आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 लाख में गुणा करना होगा 82 दशमलव कुछ का। ठीक है, लगभग 82 का आप गुणा करेंगे, क्योंकि $1 82 रुपये के समथिंग बराबर चल रहा है। तो रुपए में ये वैल्यू आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी। आइए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बताओ, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत, ये 39वें स्थान पर है। ठीक है, और हम बात करें, भारत 39वें स्थान पर है और पिछले साल भारत 40वें स्थान पर था। और दोस्तों, ये जो इनोवेशन इंडेक्स है, नवाचार सूचकांक है, ये सूचकांक देश को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग देता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इस साल 17वां संस्करण जारी किया गया है इनोवेशन इंडेक्स का। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड लगातार कौन से साल? तो स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर रहा है। स्वीडन दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत 39वें स्थान पर है और अंतिम पायदान पर है, यानी कि 133वें स्थान पर कौन सा देश है? तो अंगोला देश, ये अंतिम पोजीशन पर है। ठीक है, बताइए दोस्तों, नंबर थर्ड क्वेश्चन, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन में जो मेंस सिंगल का टाइटल है दोस्तों, ये इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, यूएस ओपन की बात करें तो आपको पता होगा कि साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और जो यूएस ओपन है ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर खेला जाता है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये खेला जाता है। तो यहाँ से केवल 2 बातें आपको याद रखना है कि इसमें जो मेंस सिंगल का टाइटल है वो इटली के जेनिक सिनर ने जीत लिया है। ठीक है, एक। और दूसरा आपको फैक्ट याद रखना है कि वुमेन सिंगल यानी कि महिला एकल का जो खिताब है ये बेलारूस की आर्यना सवालेंका ने जीत लिया है। केवल ये 2 फैक्ट पूछे जाते हैं, तो 2 बस याद रखो। बताओ, हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के नए वायुसेना प्रमुख की हम बात करें तो दोस्तों, ये बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। कौन बन गए हैं? अमरप्रीत सिंह। ओके, और वर्तमान में सभी सेनाओं के प्रमुख में जो सीडीएस हैं हमारे देश के, दूसरे नंबर के सीडीएस हैं अनिल चौहान। और नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। तो ये तीनों और सीडीएस चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि अभी आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं जयेश शाह।
ठीक है। और जयशाह जो हैं आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन चुने गए हैं, ठीक है, याद रखना। तो जयशाह जो हैं ये आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं और इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, ठीक है। और जयशाह याद रखना दोस्तों कि जयशाह जो हैं ये हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। और ये आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है, ठीक है। और आईसीसी की बात हुई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। सदस्य देशों की संख्या 108 है। चेयरमैन बन गए हैं जयशाह, भारत के हैं। सीईओ कौन है तो जियोफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। ये आईसीसी के सीईओ हैं। ओके, बताओ ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो देखो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में 2 दिनों तक आयोजित हुआ। और एआई शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही है तो एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना। और इसका आयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। देश में पहली बार हैदराबाद शहर ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी है, ठीक है। बताओ दोस्तों सितंबर 2024 में 10 दिवसीय ओणम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। ओणम महोत्सव ये महत्वपूर्ण है। और यदि आपने हमारा उत्सव वाला जो वीडियो है पर्व उत्सव वाला यदि देखा है तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। तो जो ओणम महोत्सव है दोस्तों ये केरला राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। ओणम महोत्सव या उत्सव या फिर पर्व इसकी बात करें तो केरला का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और ये विशेष रूप से मलयाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये जो त्यौहार है ये अगस्त या फिर सितंबर के बीच मनाया जाता है। 10 दिनों तक ये त्यौहार चलता है, ठीक है। और ये जो ओणम त्यौहार है इसका इतिहास की बात करें तो ये मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राजा महाबली की वापसी हुई थी। तो इनकी वापसी में इनका स्वागत किया गया था, ठीक है। और ओणम त्यौहार जो है नई फसल के आने की खुशी में भी मनाया जाता है केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों अभी टाइम पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी करी है, एक सूची जारी करी है एआई के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची। और इस सूची में भारत के टोटल 15 लोगों को शामिल किया गया है, ठीक है। 15 लोगों में से कैबिनेट मंत्री कौन है तो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, इनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि ये 100 लोग कौन हैं तो देखो ये 100 लोग ऐसे लोग हैं जिनने एआई के क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान दिया हो। अभी एआई समिट हुआ था भारत में, तो जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, और इनके पास रेल मंत्रालय के साथ साथ एक और मंत्रालय है, कौन सा, इनके पास आईटी मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। तो इनने एआई समिट जो हुआ था उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए अश्वनी वैष्णव को जो दुनिया के 100 एआई से जुड़े प्रभावशील लोग हैं उनमें अश्वनी वैष्णव को भी शामिल किया गया। भारत और भारतीय मूल के टोटल 15 लोगों को शामिल किया गया। जो अभिनेता अनिल कपूर हैं इनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया। तो भारत के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं ये बन गए हैं दोस्तों तुहिन कांत पांडे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो तुहिन कांत पांडे हैं इनने किसका स्थान लिया है, टीवी सोमनाथन का इनने स्थान लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो क्लाउडिया शीनबॉम इनका नाम याद रखना, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब चूंकि ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सी पार्टी से हैं ये, तो मैरेना पार्टी से ये हैं, ठीक है। और मैक्सिको में 200 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और करेंसी क्या है तो मैक्सिकन पेसो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन
कहाँ पर किया? देश में जमैका मार्ग का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर हुआ है उद्घाटन? नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप इसको समझ लो। तो देखिए, जमैका के प्रधानमंत्री आप लोग फोटो में देखिए, इनका नाम है एंड्रयू हॉलनेस। ठीक है, तो ये 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की यात्रा पर थे। ठीक है, और इसी दौरान जो अपने देश के पीएम साहब हैं मोदी जी, इनने नई दिल्ली में स्थित है जमैका का उच्चायुक्त। ठीक है, तो जमैका उच्चायुक्त के सामने वाली जो सड़क है, इस सड़क का नाम रख दिया है जमैका मार्ग, और इसका उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। बताइए दोस्तों, प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों सबसे पहले याद रखो कि ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 में ये जो पुरस्कार है ये अलेक्जेंडर डन के लिए दिया गया है। और ये कहाँ के गणितज्ञ हैं? तो ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं। ओके, याद रखना। और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2005 में स्थापित हुआ था, और ये तमिलनाडु के शास्त्र विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को या फिर श्रीनिवास रामानुजन की खोज से जुड़े काम करने के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार याद रखना 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं और केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, फालतू का कंटेंट आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को बनाने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, और इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यदि आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपने माथे पे जो बेरोजगारी का कलंक लगा है उसको हटाना चाहते हैं, तो हमारी इन सभी ई बुक को परचेस करके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बताइए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो जो पेरिस ओलंपिक है, ठीक है, इसकी मेडल टैली में टॉप पर रहा है कौन सा देश दोस्तों? अमेरिका। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक। इसके बारे में कंप्लीट फैक्टों को हम जान लेते हैं। तो देखो, इसका कौन सा संस्करण खेला गया है 2024 में? 33वां। आयोजन हुआ है कहाँ पर? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब से कब तक? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। और मेडल टैली की बात कर लेते हैं। तो देखो, मेडल टैली में जो अमेरिका है ये टॉप पर रहा है, इसने सबसे ज़्यादा 126 पदक जीते हैं। चाइना दूसरे स्थान पर 91 पदक, जापान तीसरे स्थान पर 45 पदक, और अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो अपना देश भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है, भारत ने 1 सिल्वर जीता है। ठीक है, 5 जीते हैं ब्रॉन्ज। टोटल भारत ने 6 मेडल जीते हैं, और 6 मेडल के साथ भारत 71वीं पोजीशन पर है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें कि जो पैरालंपिक हुए हैं, पेरिस पैरालंपिक में क्या होता है? जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, पैरालंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो इसका आयोजन भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, इसलिए इसको पेरिस पैरालंपिक कहा गया। तो इसमें बताइए, अपना देश भारत जो है ये कौन से स्थान पर है? इसमें दोस्तों अपना देश भारत जो है ये 18वें स्थान पर है। वहाँ पर हम कौन से स्थान पर थे? 71वें। यहाँ पर हम 18वें स्थान पर हैं। ठीक है, हम बात करें मेडल टैली की, तो सबसे ज़्यादा पदक यहाँ पर चाइना ने जीते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे? अमेरिका ने। ठीक है, चाइना ने सबसे ज़्यादा 220 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, इसने 124 जीते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर 105 मेडल। नीदरलैंड चौथे स्थान पर 56 मेडल। और अपना देश भारत 18वें स्थान पर है, अपन ने 29 मेडल जीते हैं। अपन ने गोल्ड भी जीते हैं, कितने? 7 तो अपन ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और 9 अपन ने जीते हैं जो है कौन से मेडल? सिल्वर मेडल। और फिर अपन ने 13 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल।
इस प्रकार से अपन ने 29 मेडल जीते हैं और 29 मेडल के साथ भारत 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन जो दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में किया गया और इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और जीएसटी ये जो भवन है इसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग हॉल है, डेटा एनालिटिक्स सेल है, लाइब्रेरी है, पूछताछ सेल है और गेस्ट हाउस भी है। अच्छा, जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया। सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस देश ने। और यदि हम बात करें कि भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू कौन से राज्य में हुआ, तो असम राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने जीएसटी लागू किया था। बताइए, हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेगवीर सिंह जो हैं ये माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखो ये तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी हाइट आपको पता रहना ज़रूरी है। कितनी इसकी हाइट है? तो 5895 मीटर इसकी हाइट है। दुनिया की सबसे ऊंची हाइट जो एवरेस्ट है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी एक बार 2 mm फिर से बढ़ गई है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी बढ़ी है। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार क्यों बढ़ रही है? ठीक है, क्या कारण है? तो माउंट एवरेस्ट टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है, एक डेडिकेटेड वीडियो हमने माउंट एवरेस्ट पर बनाया है। तो यदि आप माउंट एवरेस्ट से जुड़े सारे फैक्टों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट को आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर बहुत शानदार वीडियो अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप सच में अच्छे कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के साथ में जुड़िए, रोज़ वीडियो देखिए और प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सतीश कुमार हैं ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। देखो, इससे पहले रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थी उनका नाम था जया वर्मा सिन्हा, है ना, और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी, लेकिन अब ये रिटायर्ड हो गई हैं और सतीश कुमार जो हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। ठीक है, और सतीश कुमार से याद रखना दोस्तों कि ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। और रेल की बात हुई है तो रेल मंत्री तो पता ही आपको अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। बताओ, अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कहाँ पर खोला गया? तो दक्षिण भारत का जो पहला आदिवासी पुस्तकालय है इसको नाम दिया गया है कानू। क्या? कानू। और ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये कर्नाटका राज्य में खोला गया है। ठीक है, और कर्नाटक के कहाँ पर? तो कर्नाटक के चामराजनगर में। कहाँ पर? कर्नाटक के चामराजनगर में ये खोला गया है और ये दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय है। तो भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय म्यूजियम की बात करें कहाँ पर खोला गया था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो राजधानी बेंगलुरु है, सिद्धरमैया सीएम है, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ईआई चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन सा राज्य टॉप पर है? सबसे ज़्यादा ईवी के चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा ईवी के चार्जिंग स्टेशन जो हैं दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। बताइए किस यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये बनकर तैयार हुआ है और कौन सी यूनिवर्सिटी में ये तैयार हुआ है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ये बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये हरियाणा के सोनीपत में है और इसमें भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। और इस संग्रहालय का नाम क्या है? तो संविधान अकेदमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय इसको नाम दिया गया। इसका उद्घाटन 26 नवंबर 2024 को किया गया। 26 नवंबर को क्या होता है?
तो संविधान दिवस होता है और इसी दिवस के अवसर पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये नई दिल्ली में स्थित है और ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जो ब्रिटिश सरकार के, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे उनको मतलब उनकी जगह पर ये 3 नए कानून लागू हो गए हैं। ठीक है, आईपीसी की जगह पर आ गया है वीएनएस, सीआरपीसी की जगह पर वीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, याद रखना। और इन 3 नए आपराधिक कानून को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने? फटाफट से आप लोग अपना आंसर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, सभी क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एसबीआई के जो न्यू चेयरमैन हैं इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनने दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, जो नए अध्यक्ष हैं ये चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी बन गए हैं। ओके, बताओ दोस्तों, अभी एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 10वां पूर्ण सदस्य देश है ये बन गया है बेलारूस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एससीओ की बात करें, स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। और एससीओ के जो स्थायी सदस्य देश हैं अब कितने हो गए हैं? 10। ठीक है, और बेलारूस जो है वो इसी साल इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो याद रखना 10 कौन कौन से? कजाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और ईरान भी है। ठीक है, बताइए, वर्ष 2024-25 के लिए किस शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो देखो, एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है ये 2024-25 के लिए किस शहर को घोषित किया गया? तो चाइना के किंगदाओ शहर को घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने 24-25 की बात करी। इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया था? तो भारत की वाराणसी को घोषित किया गया था। 2023-24 के लिए कजाकिस्तान के अलमाटी को घोषित किया गया था और 24-25 के लिए चाइना के किंगदाओ शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो मैं फैक्ट आप लोगों के लिए बताता हूँ ना, वो फैक्ट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन फैक्टों को आप ज़रूर याद रखना। भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा? तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है? तो अपने देश भारत में बनकर तैयार हो रहा है। और भारत में भी किस स्थान पर? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है। और इस संग्रहालय का नाम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, इसका नाम युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय रखा गया। तो ये जो संग्रहालय है किस देश के सहयोग से बन रहा है? फ्रांस देश के सहयोग से ये संग्रहालय बन रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, याद रखना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च करी गई। इसका उद्देश्य क्या है? झारखंड राज्य के अंदर जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना। और इस योजना के तहत झारखंड राज्य की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। 1000 वाला जो फॉर्मूला है
जो योजनाएं हैं ये लगभग भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों में लॉन्च हो गई। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 1000 से शुरू हुई और अभी ये 1250 इनने कर दिया, 250 बढ़ाए, फिर कह रहे हैं कि हम इसको 1500 कर देंगे, फिर कह रहे हैं कि हम इसको 1750 कर देंगे और 1750 और ऐसे करके हम इसको 3000 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अलग इसी प्रकार की योजना चल रही है। मतलब भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं लॉन्च हो गई हैं। ठीक है, लेकिन ये अलग ही योजना, अगले क्वेश्चन में एक अलग ही योजना आप लोगों के सामने है। बताओ हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो बेरोजगार युवा हैं इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया है। लाडली बहना योजना तो मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। अब जो बेरोजगार युवा हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए लाडला भाई योजना भी शुरू हुई है और ये योजना महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू करी है। बहुत शानदार योजना है। महाराष्ट्र सरकार इसमें काफ़ी पैसा खर्च कर रही है भैया। तो देखो महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, इनने हमारे जो बेरोजगार युवा हैं इनको वित्तीय सहायता देने के लिए लाडला भाई योजना लॉन्च करी। इस योजना के तहत जो 12वीं पास कर चुके हैं छात्र उनको हर महीने 6000 रुपये मिलेगा। 12वीं वालों को 6000, डिप्लोमा वालों को 8000 और जो ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं उनको हर महीने 10,000। यानी कि एक परिवार में यदि 5 बेरोजगार हैं तो 5 गुणा 10,000 मतलब 50,000 रुपये आपके यहाँ पर महीने के आने वाले हैं। है ना ज़बरदस्त स्कीम। महाराष्ट्र सरकार के पास इतना बड़ा दिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। G7 समिट की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये इटली के फसानो शहर में किया गया है। तो वी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसका आयोजन जो है ये इटली के फसानो में और 13 से 15 जून तक हुआ और 50वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। ठीक है, और 50वें संस्करण जो सम्मेलन है G7 का, इस सम्मेलन की अध्यक्षता 2024 में इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी, ठीक है, तो इनके द्वारा करी गई और मुख्य अतिथि के तौर पर अपने देश के पीएम मोदी जी को बुलाया गया। और G7 के जो सदस्य देश हैं तो उसमें कनाडा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, बताओ हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दूसरा AI समिट जो है ये सियोल में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? सियोल में। मतलब ये कौन सा संस्करण है? दूसरा। और ये सियोल कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, और मई में इसका आयोजन हुआ, मई मंथ में। इसका उद्देश्य क्या है इस समिट का? तो AI टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रूप से विकसित करना इस समिट का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जो है ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है और ये किसको दिया गया? तो मिथुन दा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखना। और मिथुन दा को ये पुरस्कार 2024 में दिया गया, लेकिन किस साल के लिए? तो 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए। और ये पुरस्कार शुरू कब हुआ था? 1969 में। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देविका रानी को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। तो पहली महिला विजेता पूछे या फिर पहली विजेता पूछे, आप देविका रानी पर क्लिक करेंगे क्योंकि पहली बार ये पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। बताओ 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य 2024 का ये बना है महाराष्ट्र राज्य। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो जीवन दान पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार याद रखना ये जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 में ये जो पुरस्कार है ये रकेन यामामोतो के लिए दिया गया है। ठीक है, जापान के ये वास्तुकार हैं। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो जापानी वास्तुकार हैं रकेन यामामोतो और इनको पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इस सम्मान को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत जो विजेता है उसको $1 लाख की राशि प्रदान करी जाती है
और इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। इनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था और बालकृष्ण दोषी याद रखना ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। और 2023 का डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था, ये इंग्लैंड के आर्किटेक्चर हैं। 2024 का रकेन यामामोतो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? आईपीएल महत्वपूर्ण होता है भैया। तो कोलकाता नाइट राइडर यानी कि केकेआर ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। और किसको हराया केकेआर ने? तो केकेआर ने सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल का खिताब जीता। तो विजेता कौन है? केकेआर। उपविजेता कौन है? एसआरएच जो है उपविजेता है। आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया इस साल? 17वां संस्करण खेला गया। और आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में इसका आयोजन किया गया। बस इतने फैक्ट याद रखना है आईपीएल से। इसी क्रम में यदि हम बात करें दोस्तों, जो एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसके जो न्यू चेयरमैन हैं कौन बने हैं? राकेश रंजन एसएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं। एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है एसएससी का। बताइए किस राज्य सरकार ने प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? ये अभियान काफ़ी चर्चाओं में रहा है, प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान। तो ये अभियान उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनने देखो उत्तराखंड में क्या होता है, अक्सर आग भड़कती रहती है यहाँ के जंगलों में। ठीक है। और यहाँ के जंगलों में आग लगने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रूल। ठीक है। तो इसको हम समझ रहे हैं। उत्तराखंड में जो है आग भड़कती रहती है, तो आग पर काबू पाने के लिए यह अभियान चलाया गया था, प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान। ये प्रूल क्या होता है भैया? तो देखो एक पेड़ होता है चिड़ का पेड़, और चिड़ के पेड़ की सूखी पत्तियों को प्रूल कहा जाता है। चिड़ के पेड़ की जो पत्तियां सूख जाती हैं तो उनको प्रूल कहा जाता है। ठीक है। और उत्तराखंड के जंगलों में ये प्रूल अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी के कारण आग जो है फैलती है। और इसीलिए सरकार ने क्या कहा कि जो प्रूल की कीमत है ये 3 रुपये किलोग्राम थी। ठीक है। पहले 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये प्रूल बिकता था। ठीक है। लेकिन फिर इसकी कीमत उत्तराखंड की सरकार ने 50 रुपये कर दी, ताकि जंगल से लोग इस प्रूल को ले आएँ और शहर में बेच दें, और ऐसे में जंगल में प्रूल ना बचे और जिससे जंगल में जो आग फैलती है वो ना फैले या फिर आग का फैलना कम हो जाए। प्रूल जो है इससे कई सारे बर्तन बनाए जाते हैं इस प्रकार के, है ना, जो मतलब हम यूज़ करते हैं शोपीस वाले, कई सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। उत्तराखंड ने शुरू किया है ये अभियान। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, राजधानी देहरादून में। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप 2024। तो थॉमस कप 2024 का खिताब जो है ये किसने जीत लिया है प्यारे दोस्तों? ये चाइना ने खिताब जीत लिया है। मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। तो देखो थॉमस कप क्या होता है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता को थॉमस कप कहा जाता है, और इसी प्रकार से जो महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है इसको उबेर कप कहा जाता है। दोनों का आयोजन हुआ चाइना में। थॉमस कप का खेला गया 33वां संस्करण, उबेर कप का खेला गया 30वां संस्करण, और दोनों जीते किसने हैं? तो दोनों जीते हैं चाइना ने। दोनों का आयोजन चाइना में हुआ, जीते चाइना ने हैं। मतलब हमारी धरती पर आए हो, हमसे जीत के जाओगे। ठीक है। जहाँ पर आयोजन हुआ उसी ने ये खिताब जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इस साल अपना देश भारत इस इंडेक्स में 159वें स्थान पर रहा है। ठीक है। ये जो फ्रीडम इंडेक्स है दोस्तों, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 59वें स्थान पर है। पिछले साल हम 161वें स्थान पर थे। अंतिम स्थान यानी कि 180वें स्थान पर एरिट्रिया देश है। टॉप 3 देशों में नॉर्वे जो है टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर है, स्वीडन जो है ये 3rd पोजीशन पर है। बताओ वर्ल्ड साइबर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड साइबर इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड साइबर इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 10वें स्थान पर है। कौन से? 10वें स्थान पर है। तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी
ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करी और ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स में अपना देश भारत साइबर क्राइम के मामले में 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर चाइना, चौथे पर अमेरिका है। भारत 10वें स्थान पर है। बताओ माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कामी रीता शेरपा बने हैं। ठीक है, ये जो बंदा है ना, ठीक है, 30 बार चढ़ा है माउंट एवरेस्ट पर, नेपाल का बंदा है और इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ लिया। 29 बार भी यही चढ़ा था, 30 बार भी यही चढ़ गया, है ना, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन याद रखना, मुंबई की रहने वाली हैं, सबसे कम उम्र की बनी हैं। तो इनकी उम्र कितनी है? ये 16 साल की हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? अब अभी जो है हमने पढ़ा था कि सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही, अब हम पढ़ रहे हैं सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है ज्योति रात्रे। ठीक है, ज्योति रात्रे की हम बात करें तो ये भोपाल की रहने वाली हैं, सबसे उम्रदराज बनी है। तो इनकी उम्र कितनी है? 55 साल की हैं ये। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से मैंने अभी स्टैटिक जीके को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी बढ़ गई ना 2 mm, है ना। तो ये हाइट क्यों बढ़ी है ना? इस हाइट बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? जो एवरेस्ट हैं, जो शिखर हैं, इनकी हाइट लगातार क्यों बढ़ती है? और माउंट एवरेस्ट से जीके के कितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। फिर भी एक शॉर्ट नोट के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्टों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बताइए हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है। 2024 में 2 जनों को पुरस्कार दिया गया, अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेता अमिताभ बच्चन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को ये सम्मान दिया गया। देखो दोस्तों, जो एक मुंबई में दीननाथ मंगेशकर नाट्यगृह में एक समारोह हुआ और इसी समारोह में अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा, ठीक है, दोनों जनों को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखो ये जो पुरस्कार है 2022 में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत में देश के अंदर कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, जिससे देश का मान बढ़े, देश का सम्मान बढ़े। 2022 में शुरू हुआ था और सबसे पहले ये सम्मान दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो खिताब है, ये खिताब जीत लिया है भारत ने। भारत ने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, लेकिन हराया किसको है? साउथ अफ्रीका को। तो सर कितने विकेट से हराया है? तो 7 विकेट से भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है, तो देखो जीता किसने है? भारत ने। तो भारत की तरफ से कप्तानी किसने करी? तो रोहित शर्मा ने। विजेता रहा है साउथ अफ्रीका, कप्तानी करी एडन मार्करम ने। 9वां संस्करण खेला गया है आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप का और 2 देशों में आयोजन हुआ, यूएसए और वेस्ट इंडीज। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह के लिए बनाया गया। ठीक है, भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्कैन बैंक सुविधा कहां पर प्रारंभ करी है? तो देखो सशस्त्र बलों की जो पहली स्कैन बैंक सुविधा है दोस्तों, ये आरंभ करी गई है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। तो सशस्त्र बलों के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में, कहां पर? दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अपनी पहली स्कैन बैंक सुविधा प्रारंभ करी है। उद्देश्य क्या है? तो देश भर के जो सैन्य कर्मी होते हैं या फिर उन सैन्य कर्मियों के परिवार के लोग होते हैं और वो लोग आग से जल जाते हैं। ठीक है, जलने के कारण शरीर में कई सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों का यहाँ पर उपचार किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या की बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
तो भारत में 172 परमाणु हथियार हो गए हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। तो देखो दोस्तों, परमाणु हथियार रखने के मामले में टॉप 3 देशों में रसिया के पास 4380 परमाणु हथियार हैं, सबसे ज़्यादा। अमेरिका के पास में 3708 हैं, चाइना के पास 500 हैं, ठीक है। और अपने देश भारत की बात करें तो अपने देश भारत के पास परमाणु हथियार कितने हैं? 172 हैं, ठीक है। सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। स्थापना 1966 में स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। डैन स्मिथ जो हैं इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो इसमें अपना देश भारत 176वें स्थान पर है, ठीक है। भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करें तो एस्तोनिया पहले पर, लग्जमबर्ग दूसरे पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। बताओ, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरबीआई को। किसको? आरबीआई को ये सम्मान दिया गया है। और आरबीआई की तरफ से ये सम्मान जो आरबीआई के डायरेक्टर हैं मनोरंजन मिश्रा, इनने प्राप्त किया। आरबीआई की स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। बताओ, 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? राज्यसभा में सदन का नेता दोस्तों ये बनाया गया है किसके लिए? तो जेपी नड्डा के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेपी नड्डा कौन है? ये केंद्रीय मंत्री हैं। इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा और इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है और इनने पीयूष गोयल का स्थान लिया। और जो जेपी नड्डा हैं ये कौन हैं? तो गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं और इनके पास में मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है ये जेपी नड्डा के पास में है। अभी आपको एक क्वेश्चन बताना है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। मैंने वर्तमान में कौन किया है कैटेगरी वाइज और एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया है ना, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, बहुत ही मज़ा आप लोगों के लिए आएगा हमारा वीडियो देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को पढ़ लिया। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका और मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है? यदि आप इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, कम समय में आसान भाषा में सिलेक्टेड कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को परचेस कर लीजिए, सामान्य विज्ञान की ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन ई बुक को आप परचेस कर ही डालो, ठीक है। एक टेस्ट है भैया, वीडियो आपने अच्छे से देखा है ना? यदि देखा है तो आप इसका आंसर बताएं, तभी मैं मानूंगा कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है। बताओ, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? है ना, इसी वीडियो से क्वेश्चन लिया गया है। तो फटाफट से कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर बहुत जल्दी लौटेंगे एक नया वीडियो लेकर, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे ना, तो वही वीडियो लेकर हम आप लोगों के लिए लौटेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।